गाइस, कैसे हैं आप सब। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड सजेशन देना है, कुछ कॉम्प्लीमेंट देना है मुझे, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक, आज हम सीखेंगे कि दो से ज्यादा वेक्टर को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ जो है वो दो ही वेक्टर के लिए सफिशिएंट होता है, दो वेक्टर की एडिशन होती है उससे, है ना। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, प्रीवियस वीडियो की कुछ डाउट्स है स्टूडेंट्स की, वो मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूं। ठीक है डियर, देखिए, जैसे मैंने जो वेक्टर के पैरेललोग्राम लॉ की एनालिसिस की थी, दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लेकर के की थी, और साथ में मैंने ये बताया था कि इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का जो एडिशन करते हैं तो मुझे एक नेट डिस्प्लेसमेंट मिलता है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट मिलता है। दिस इज दिस वन। लेकिन साथ में मैंने ये भी बताया था कि इस पैरेललोग्राम के डायगोनल की लेंथ जो है वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताती है। लेकिन एक स्टूडेंट का ये सवाल है कि सर, मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पे 30 न्यूटन इस साइड लगा और एक थीटा एंगल पे 40 न्यूटन का फोर्स जो है इस साइड लगा। सर, ये तो न्यूटन है, यहाँ तो लेंथ का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो हम यहाँ पर रिजल्टेंट कैसे निकालें। तो गाइस, इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर आप लेंथ का एक स्केल कंसीडर कर लें। 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना। और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली जो लेंथ हो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और ये जो है अप्रोक्सीमेटली नहीं 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी इस वेक्टर की। और इन दोनों की हेल्प से हम क्या करें कि एक पैरेललोग्राम बना लें, और इस पैरेललोग्राम की जो लेंथ होगी, है ना, इस पैरेललोग्राम की जो लेंथ होगी, लेट सपोज अगर हम मान लें 9 सेंटीमीटर, है ना, तो ये 9 सेंटीमीटर की लेंथ जो है इन दोनों के समेशन का क्या बताएगी, रिजल्टेंट। कैसे सर, 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन को बताया, तो 9 सेंटीमीटर कितने को बताया, तो 9 इंटू 5, दिस इज योर 45 न्यूटन। ठीक है जी। तो थिंग्स इस तरीके से वर्क करती है, हम इसको क्या करते हैं, लेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, एक भाई साहब ने और पूछा कि सर, आप जो है डायरेक्टली मैग्नीट्यूड के ही स्क्वायर करके, मतलब आप जो है वो मैग्नीट्यूड को ही पैरेललोग्राम लॉ के अंदर फिट कर देते हैं। वो चीजें कैसे वर्क करती हैं, जैसे मान लो इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, दिस इज जो 30 न्यूटन इस साइड और 40 न्यूटन जो है वो ऊपर की तरफ लगा, है ना। तो रिजल्टेंट हम जब तुम पढ़ रहे होगे तो इसको हम ऐसे निकालते हैं डायरेक्टली, सर 30 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस ऑफ 90। तो सर ये टर्म 0 हो जाएगा और ये डायरेक्टली 50 हो जाएगी, 50 न्यूटन आंसर। तो सर आपने डायरेक्टली यहाँ पे लेंथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिया, तो इसका जवाब ये है बेटा कि आप कुछ नहीं करो, स्केल को 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर लो, है ना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इस 30 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग, तो 30 सेंटीमीटर का आप इस तरीके से एक एरो ड्रॉ करें और 40 सेंटीमीटर का इधर एक एरो ड्रॉ करें। अब क्या है कि इसकी हेल्प से हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम का एक पार्ट है। तो अब ये जो होगा इसका डायगोनल, ये कितना बराबर होगा बेटा, 50 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर मैंने कितना ले रखा है, तो 1 न्यूटन, तो 50 सेंटीमीटर कितना होगा, 50 न्यूटन। तो इनडायरेक्टली आप वही काम कर रहे हो। और एक चीज और मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं कि पैरेललोग्राम लॉ जो है वो दुनिया के किसी भी दो सिमिलर काइंड ऑफ, मतलब एक तरह के वेक्टर के एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दो वेक्टर, दो फोर्सेस को जोड़ने के लिए, दो डिस्प्लेसमेंट को जोड़ने के लिए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ने के लिए, है। तो इस तरीके से जो है दो एक तरह के फोर्स वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हम पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाइस, इसके अंदर एक डिमेरिट है, क्या,
कि सर अगर हमारे पास 3 वेक्टर हो और तीनों को जोड़ना हो तो पता है हमें कैलकुलेशन जो है बहुत ही टेडियस हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने नए नियम की तरफ, नए रूल की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर, दो से ज्यादा वेक्टर का, अगर आपको दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। कौन कौन से सर? एक पॉलीगन लॉ और दूसरा कंपोनेंट्स मेथड, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय यूजिंग द कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम पॉलीगन लॉ देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट्स देखेंगे। ठीक है डियर, इसको आप नोट डाउन कर लें। देखिए पॉलीगन लॉ होता क्या है? बेसिकली पॉलीगन लॉ जो है वो ट्रायंगल लॉ की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसमें दो से ज्यादा वेक्टर होते हैं। जैसे मान लिया जाए आपके पास एक वेक्टर ए है ऐसा, बी है आपका कुछ ऐसा, और सी मान लीजिए कुछ वर्टिकल है ऐसा। तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि आप पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को रखिए, दूसरे वेक्टर की हेड पर तीसरे वेक्टर की टेल को रखिए, है ना, और इस तरीके से आप प्रोसीड करते जाइए। पहले वेक्टर की टेल और फाइनल वेक्टर की हेड को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज समेशंस, है ना। तो करते क्या है सर? देखिए हम पैरेलली शिफ्ट तो कर सकते हैं वेक्टर को, तो देखिए करेंगे क्या। जैसे मान लिया जाए ये हमारा वेक्टर है ए, हमने इसको ऐसे प्लेस किया एज इट इज, उठा के रख दिया। बी को इसी की एंगल पर हमने यहां पर से पैरेलली शिफ्ट कर दिया। सी जो है वर्टिकल है, बी की हेड पर सी की टेल को हमने इस तरीके से प्लेस कर दिया, है ना, वर्टिकल एज्यूम कर लेना यार। अब क्या है, पहले वेक्टर की टेल और इस फाइनल वेक्टर की हेड को जो वेक्टर मिलाया, दिस इज द सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आई बात? ठीक है डियर, तो पॉलीगन लॉ को लिख लें, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखें कि the tail of second vector is placed on the head of first vector, and the tail of third vector is placed on the head of second vector, and so on. And finally the vector obtained by joining the tail of first vector and the head of final vector is called resultant of these vectors। ठीक है डियर, लेकिन इस मेथड में आपकी कुछ डिमेरिट्स हैं। क्या सर? अगर आपने हल्का सा भी इंक्लिनेशन चेंज कर दिया, हल्का सा अगर आपकी मिसमैच हो गई, है ना, या फिर आपकी ये लेंथ मेजरमेंट में आपको ये 5 सेंटीमीटर लिखना था लेकिन आपने 4 सेंटीमीटर लिख दिया, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो अफेक्टेड होगा, उसके अंदर एक्यूरेसी की कमी होगी। तो इसलिए इस मेथड को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, इसको हम ज्यादा फॉलो नहीं करते। ये ग्राफिकल अप्रोच है। तो फिर हम क्या करें सर? तो अगला जो मेथड है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय यूजिंग द कंपोनेंट्स, दैट इज फार बेटर, है ना। वो क्या है वो देख लेते हैं। पहले इसको आप नोट डाउन कर ले, फिर हम इसको रफ करता हूं। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर बाय यूजिंग कंपोनेंट्स है क्या? अगर मेरे पास दो से ज्यादा वेक्टर हो, है, दो से ज्यादा वेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या आपका फोर्सेस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, कोई भी हो, दो से ज्यादा, तो उनके समेशन का जो सबसे सुइटेबल मेथड होता है वो होता है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय यूजिंग कंपोनेंट्स। ठीक, इस चीज को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका वंस अगेन एक पॉइंट मास है जिसके ऊपर एक मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन,
और ये यहाँ से 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल पे लग रहा है। ठीक है सर। तो इस ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लगाऊंगा तो ये आपकी ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी, है ना। अब इसी मोशन की हम अचीवमेंट कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे सर? इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पर एक मैं 6 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया, हाँ, कितने का फोर्स लगाया मैंने? 6 नहीं, 8 न्यूटन। मैंने 8 न्यूटन का फोर्स जो है इधर लगा दिया और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 6 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा दिया। ठीक। अब तुम पैरेललोग्राम लॉ से जब तुम चेक करोगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा डियर वो भी कितना आएगा? 10 न्यूटन। कितना आएगा? 10 न्यूटन। और इसकी जो एंगल होगी वो भी कितनी होगी? 37 डिग्री। तो अब ये बताओ कि अगर मैं इस 10 न्यूटन को हटा दूं और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पर मैं 6 और 8 न्यूटन ऐसे लगाऊं तो मेरा जो रिजल्टेंट है उसी डायरेक्शन में लग रहा है जैसा ये पहले लग रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस फोर्स को हटा दें और इस ऑब्जेक्ट पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे लगाएं, तब भी आपका ऑब्जेक्ट का मोशन सेम एज इट इज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने किया क्या कि इस 10 न्यूटन फोर्स को दो पार्ट में बांट दिया, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस में। समझ पाएगा? तो इस तरीके से आपने बांटा कि इन दोनों का सम जो है वो इसको दे दे। बात समझ में आई? तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी कहते हैं कि एनी वेक्टर lying in the xy plane can be represented as the sum of two vectors which are perpendicular to each other. समझ में आई बात? या which are along the coordinate axis. और बेसिकली हमने किया क्या? वन वेक्टर को दो वेक्टर में हमने स्प्लिट कर दिया। तो स्प्लिटिंग ऑफ वन वेक्टर इनटू टू वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आपने एक फोर्स को दो फोर्सेस में क्या कर दिया? 8 न्यूटन और 6 न्यूटन में तोड़ दिया। तो आप क्या कर रहे हैं? स्प्लिट कर रहे हैं, यानी कि आप फोर्स को क्या कर रहे हैं? रिजॉल्व कर रहे हैं, है? दो पार्ट। और ये बंटवारा इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों का समेशन जो है फिर से यही दे दे, सेम चीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर एडिशन ऑफ सर वी कैन represent any vector lying in the xy plane as the sum of two vectors which are along coordinate axis। ऐसा हम कह सकते हैं। समझ में आई बात? इसी चीज को, इसी सेम चीज को हम वेक्टर से भी समझ सकते हैं। कैसे? जैसे मान लिया जाए ये आपकी घर की क्या है? लैडर है, कुछ इस तरीके की। ये आपके घर की क्या है? ये लैडर है और आप यहां से डिस्प्लेस करके यहां पहुंच रहे हैं। ठीक, इस पोजीशन को हम O मान लें, ये A मान लें और इसके जस्ट नीचे ये B पॉइंट है। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट किधर हुई डियर? O से A हुई, है ना? तो O से A डिस्प्लेसमेंट जो है आप OB प्लस BA से भी अचीव कर सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस वेक्टर को OB प्लस BA के फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट। और OB प्लस BA जो है वो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। समझ में आई बात? तो इस OB एंड BA, है, जो आपस में मिल करके OA वेक्टर दे रहे हैं, या जहां पर 6 न्यूटन और 8 न्यूटन दोनों मिल करके जो ये 10 न्यूटन दे रहे हैं, ये वाली चीज, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्पोनेंट वेक्टर्स। क्या कहते हैं ये? कॉम्पोनेंट वेक्टर्स, है ना? दोनों, मतलब आप इसको हटा दें, ये दोनों को प्लेस कर दें। ठीक, आप OA को हटा दें, OB और BA को ऐसे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस कर दें, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? आपके कॉम्पोनेंट वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक, तो एक जनरलाइज रिजल्ट मैं लिखना चाहता हूं। क्या सर? कि एनी वेक्टर lying in xy plane can be represented as
can be represented as the sum of two vectors, sum of vectors, ऐसे कर लो, sum of vectors lying along coordinate axis, coordinate axis, ठीक। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कोई वेक्टर है, वेक्टर ए ऐसा है ना, तो इसको दो पार्ट में जब हम इस तरीके से ब्रेक करना है एक्स और वाई में कि इसका समेशन जो है वो मुझे क्या दे दे, इसका समेशन जो है वो मुझे क्या दे दे, ए दे दे, तो ये दोनों वेक्टर्स बेटा आपके क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट वेक्टर्स, है ना। ये क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। मैंने कंपोनेंट वेक्टर्स बोला है, कंपोनेंट नहीं, ठीक। अब कंपोनेंट वेक्टर्स लाई किधर कर रहे हैं, आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इनको मुझे डिस्क्राइब करने के लिए एक नंबर ही सफिशिएंट होगा, समझ में आ रहा है। तो उस नंबर को जो हम लोग क्या कहते हैं, वो कंपोनेंट कहते हैं, ठीक। अब उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोनेंट। अब जैसे मुझे x कंपोनेंट बताना है तो सर इसको हम सिंपली x लिखेंगे, और y कंपोनेंट बताना है तो सर सिर्फ हम सिंपली ay लिखेंगे। लेकिन ये इस नंबर की वैल्यू क्या होगी सर, देखिए ये नंबर जो होगा, ये जो नंबर होगा ये मॉडुलस ऑफ ax के बराबर होगा। कब, जब आपका कंपोनेंट वेक्टर पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ लाई करेगा तब। लेकिन यही नंबर आपका माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ कंपोनेंट वेक्टर होगा कब, जब आपका x वेक्टर नेगेटिव x एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होगा तब। समझ में आई बात। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सर, कि कंपोनेंट वेक्टर और कंपोनेंट दोनों ही बहुत ही कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक। कंपोनेंट वेक्टर जो होता है, कंपोनेंट वेक्टर जो होता है वो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग होता है, ठीक। और कंपोनेंट जो होता है वो एक नंबर होता है, ठीक है डियर। और ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। लेकिन आपको इसके डायरेक्शन को समझने के लिए कि एक्स और ए वाई का डायरेक्शन कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर ले, मैं जस्ट अभी रख करूंगा। देखिए जैसे हमारे पास मान लिया जाए एक वेक्टर है ऐसा, है ना, ए, हमारे पास एक वेक्टर है ए कुछ ऐसा, हमारे पास एक वेक्टर है ए ऐसा, है ना। सो कैपिटल ए से मान के चल रहे हैं, कैपिटल ए रहने दीजिए। तो जब इसका हम, हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक्स आपका कैसा होगा, एक्स के समझने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, बस इसके ऊपर से एक मैं प्रोजेक्शन ले रहा। क्या ले रहा मैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब ये हुआ कि जब इस वेक्टर के ऊपर से आप एक परपेंडिकुलर लाइट जब आप फॉल कराओगे वेक्टर पे, तो इसकी शैडो जो बनेगी इस एक्सिस पे, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है डियर। और ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ, दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स। अब मॉडुलस ऑफ एक्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये इस साइड होगा या इस साइड, ये कैसा पता करें। तो मैंने आपको अभी सिखा रखा है कि आपके कंपोनेंट वेक्टर्स इस तरीके से होने चाहिए कि दोनों का सम जो है वो उस वेक्टर को दे दे। तो अगर आप एक्स वेक्टर इस साइड लेंगे, है ना, और ए वाई इस साइड ले लेंगे, तो आपका नेट जो है वो वेक्टर इस साइड मिलेगा, जो आपका है ही नहीं। आपका वेक्टर किस साइड है, इस साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वेक्टर जो है वो एक्स वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर वो इस साइड लाई कर रहा है, ठीक है डियर। अब क्या है कि मान लिया जाए आपका वेक्टर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा है, ठीक। तो अब वंस अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोजेक्शन ले लो, इसके ऊपर लाइट कुछ इस तरीके से जब हम फॉल कराएंगे तो इसकी प्रोजेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस पे ऐसे आएगी। और ये लेंथ जो होती है डियर, दिस इज मॉडुलस ऑफ ए एक्स, ठीक। समझ में आई बात। लेकिन इस केस में एक्स इधर होगा या इस साइड होगा, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। आपको बस ये देखना है कि दोनों का समेशन जो है वो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट वेक्टर का समेशन जो है ये कैसे दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वेक्टर दो का समेशन जो है वो इस तरीके से कंपोनेंट वेक्टर ब्रेक होने चाहिए, ठीक।
तो अब आपका कंपोनेंट वेक्टर किस साइड है, एक्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो यहां पर जो इसका कंपोनेंट होगा डियर वो माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स होगा। मतलब आपको क्या करना है, इसकी लेंथ निकाल देनी है प्रोजेक्शन से, राइट एंगल ट्रायंगल बना करके ये लेंथ निकाल देनी है और उसके पहले क्या करना है, माइनस लगा देना है। ठीक, अब क्या होता है कि देखिए आपने कंपोनेंट निकालना सीख लिया आपने। सिमिलरली ये चीजें y के लिए भी वैलिड होती हैं। अगर आपका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे आ रहा है ऊपर की तरफ और आपका ay ऊपर है तो आपका ay जो है मॉडुलस ऑफ प्लस y होगा, और नीचे की तरफ आ रहा है तो वो मॉडुलस ऑफ माइनस ay होगा। तो सेम सिचुएशन जो है ay के लिए भी वैलिड होती है। डियर, तो आपका कंपोनेंट वेक्टर और कंपोनेंट में एक रिलेशन होता है, दिस वन, है ना। तो आप फाइनली ए वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, दिस वन, इसको आप नोट डाउन कर लें, ये बहुत काम की चीज है। अब मैथमेटिकली जो है हम कंपोनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लिया जाए ये आपका वेक्टर है ए, है ना, और ये आपकी एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा। ठीक, तो मैंने आपको क्या समझाया है डियर, देखिए मान लिया जाए आपका वेक्टर है, एक मिनट, और ये एंगल बनाता है थीटा। ठीक, तो फॉरेनर ऑथर्स की जितनी बुक है वो हमेशा कंपोनेंट के लिए जो एंगल्स लेती हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेती हैं। ठीक है, और एक्स कंपोनेंट जो वो निकालते हैं, जैसे देखिए वो हमेशा ए कॉस थीटा, है ना, और ए वाई कंपोनेंट जो निकालते हैं दैट इज ए साइन ऑफ थीटा। अब कैसे सर, यहां पे देख लीजिए, इस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट चाहिए है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर क्या करेंगे, ये एंगल मेजर कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, कॉस लगा लेंगे, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, आपका एक्स मिल जाएगा। ठीक, ये एंगल कितनी होगी डियर, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो मैं क्या आपको बता रहा हूं, मैं अपना तरीका आपको क्या सिखा रहा कि जिस भी डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट चाहिए उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट चाहिए उस डायरेक्शन से वेक्टर की एंगल मेजर कर लिया। तो यहां पर क्या होगा, 90 माइनस थीटा, है ना। सबसे पहले क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड, फिर क्या करना है, एंगल मेजर करना है, कॉस लगाना है, ये फाइनली आपको क्या आ जाएगा, ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो अगर ये तो हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेम चीज जो वैलिड होगी फॉर ऑल क्वाड्रेंट्स, हर क्वाड्रेंट्स के लिए सेम चीज होगी। जैसे कैसे, मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल लेकर के। जैसे मान लिया जाए आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में दिस वन इज ए वेक्टर, है ना डियर, और ये यहां से एंगल बना रहा है 135। तो आपका अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आपका क्या होना चाहिए, आपका कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंगल कॉस ऑफ 135, है ना, एंगल 135 और कॉस। तो ये थोड़ा दूर हो जा रहा है, तो यहाँ पे 135 और कॉस। इसी तरीके से cos 135 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको निकालने के लिए cos 90 प्लस 45 कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन 45, है ना, और ये क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई √2। देखो ये नेगेटिव कंपोनेंट ये जो बता रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि इस वेक्टर का जो है, जो कंपोनेंट वेक्टर है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, तभी यहां पे माइनस आया है। अब ए वाई कैसे निकालेंगे सर, ए साइन ऑफ 45। ठीक, अकॉर्डिंग टू जितने भी फॉरेनर ऑथर्स बुक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स या जितने भी हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ए साइन ऑफ 45 नहीं 135, ये कितना हो जाएगा, ए साइन ऑफ 90 प्लस 45। 90 प्लस 45 क्या होता है सर, कॉस ऑफ 45, और ये आपका हो जाएगा प्लस ए बाई √2। प्लस ए बाई √2 क्या बता रहा है सर, कि आपका जो ए कंपोनेंट वेक्टर ए वाई होगा
वो आपका इस तरह से डायरेक्टेड होगा, और ये जो होगा नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि आपका जो एक्स कंपोनेंट वेक्टर होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। ठीक, लेकिन डियर आप यहाँ पे कैलकुलेशन को देखो, चेक करो प्रोसेस वाइज। आपने पहले 135 निकाला, फिर 90 प्लस 45 किया, फिर इसको चेंज करके माइनस ए साइन 45 किया, फिर वैल्यू निकाला। इट टेक्स अ टाइम, इट विल टेक टाइम, है ना। अब इसका मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ जो मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ। कैसे करता हूँ सर? इसी प्रॉब्लम को मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। कैसे सर? देखिए 135 बोल दिया, ये आपको क्या करना है, सीधे 45 कर लेना है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर और यहां से एक्स और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, आपने ये लेंथ निकाला। क्या निकाला सर? दिस वन इज a cos ऑफ 45। क्या निकाला? a cos ऑफ 45। अब देखिए आपने प्रोजेक्शन किस एक्सिस पे लिया है सर? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। आप इसके पहले माइनस लगा दीजिए, दिस इज योर एक्स। आपने सर प्रोजेक्शन किस एक्सिस पे लिया है? राइट, आप वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन के लिए इधर से लेंगे, तो सर आपने प्रोजेक्शन प्लस वाई एक्सिस पे लिया। सर ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 45। ये एंगल आप मेजर कर लें, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक, अब इस तरीके से जो है आप, ये आपका लिए बहुत ज्यादा सुटेबल मेथड होगा। समझ में आ रहा है डियर? तो हम जो है इसको फॉलो करेंगे। बस ये चेक कर लेंगे कि इसका प्रोजेक्शन किस एक्सिस पे जा रहा है, ये लेंथ निकालेंगे। अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा तो पहले माइनस लगा देंगे, और अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा तो एज इट इज हम पॉजिटिव रहने देंगे। समझ में आई बात डियर? ठीक, अब इसी का नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे। अगर मान लिया जाए ये आपका कुछ इस तरीके से, यहां देख लेते हैं। मान लिया जाए आपका कुछ ऐसा रहता, ये मैं यहां से 210 डिग्री भी कर लेता, ऐसा कुछ, ये 210 डिग्री है। अब ये ए वेक्टर का मुझे कंपोनेंट निकालना है वेक्टर ए का, एक्स और ए वाई। तो मैं क्या करूंगा कि देखो, सबसे पहले तो अगर आप बहुत ही जनरलाइज कन्वेंशन से चलेंगे तो ए कॉस ऑफ 210 और ए साइन ऑफ 210 बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर, फिर 210 को फिर 180 प्लस 30 और समथिंग, तो वो चीज ना करके हम डायरेक्टली यहां से कर रहे हैं कि सर ये आपका यहां से तक 180 होता है और ये 210 है, तो ऑब्वियस सी बात है कितनी हो जाएगी 30। अब मैं क्या करूंगा सर, यहां से प्रोजेक्शन लिया, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये लेंथ निकाला और ये लेंथ निकाला। अब मैं ये देख रहा हूं कि इसका प्रोजेक्शन जो है नेगेटिव वाई एक्सिस पे है और इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो मुझे कुछ नहीं करना, इस लेंथ को निकाल देना है और इसके पहले नेगेटिव साइन जो है वो ले लेना है। क्या करेंगे सर? दिस वन इज ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ 30, है ना, और इसके पहले क्या है? माइनस। क्यों माइनस सर? क्योंकि इसका प्रोजेक्शन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा तो आपका जो है इसका कंपोनेंट जो है एक्स का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। सिमिलरली ए वाई का जो प्रोजेक्शन निकालना है, मुझे क्या करना है? डायरेक्टली ए साइन ऑफ 30, और ये आपका क्या हो जाएगा? विथ माइनस साइन। तो इस तरीके से जो है आप प्रोजेक्शन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है डियर? तो हमने यहाँ पर कंपोनेंट को कैसे निकालते हैं वो सीखा, इसको नोट डाउन कीजिए। हमें इस मेथड को जो है वो फॉलो नहीं करना है, कि मतलब इस केस में हमेशा थीटा जो है वो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हमेशा बहुत ही लॉन्ग स्टेप खींच जाता है हर जगह, तो हमें वो चीज नहीं करना। बस एंगल को जो है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से मेजर करके सीधे सीधी प्रोजेक्शन ले लेनी है ना। चलिए इसको उदाहरण नोट डाउन कीजिए। ठीक है डियर? अब जैसे मान लो हमने कंपोनेंट तो निकाल लिया है ना, कंपोनेंट हमने क्या कर लिया? निकाल लिया। लेकिन कंपोनेंट हमने निकाला तो इसके थ्रू एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन प्रोसीजर कैसे होता है ये वो हम चेक कर लेते हैं। कैसे? देखिए जैसे मान लिया जाए ये आपका वेक्टर है ए, जो यहां से एंगल बनाता है थीटा, ठीक, और इसका कंपोनेंट जो है वो आपका आया ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। मैंने कोई दूसरा वेक्टर भी ले लिया, इसका कंपोनेंट है बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप। देखो मैंने आपको पैरेललोग्राम में एक चीज सिखा रखी है कि सर
जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, है ना, तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं डायरेक्टली, और नेट रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो है वो सेम हो जाता है। तो अब मुझे ये बताओ डियर कि एक्स वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, along the x axis, bx वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, along the x axis। तो दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम, तो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड को, इसको और इसको। लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन किधर होगा, सेम साइड हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस जगह पर क्या करेंगे, आपका अगर मुझे एडिशन करना होगा तो मैं x वाले को एक साथ, i वाले को एक साथ, और y वाले को एक साथ, j वाले को एक साथ है। तो ये आपका हो जाएगा ax प्लस बी एक्स आई कैप, और ये हो जाएगा ay प्लस बी वाई जे कैप। समझ में आ रही बात डियर? तो इस तरीके से जो है हम एडिशन करते हैं, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि क्या सर आपका पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ और कॉम्पोनेंट क्या तीनों एक ही चीज रिजल्टेंट बताता है? तो उस चीज का देखो ग्राफिकली एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है, ये इसी में देख लो, हल्का सा फिगर बनाओ, इसी में नहीं, थोड़ा सा अलग बनाता हूं। देखो जैसे ये मान लो तुम्हारा वेक्टर ए है दिस वन, और इसका कंपोनेंट मान लिया यहाँ पर x ये आया, और इसका कंपोनेंट इधर ay ये आया है, और ये आपका मान लो यहाँ पर कोई आपका b वेक्टर है, तो bx किधर आएगा डियर, दिस वन इज bx। तो आप x प्लस bx कर रहे हो ना, तो x अगर यहां तक है इस जगह तक, तो bx जब ऐड करोगे तो ये कहीं x प्लस bx यहां तक आएगा, दिस वन इज x प्लस bx, है ना। और सिमिलरली ये आपका क्या था, ay था, है ना। अब ay में ये लेंथ आपको प्लेस करनी है, दिस वन इज योर by, तो by कहीं यहां पे आएगा, है ना। तो ये दोनों का ये पूरा समेशन क्या देगा, ay प्लस by, ठीक। तो आप खुद से देखो ax आई कैप और ay और by j कैप, अब इन दोनों को यहां से जब डायरेक्टली कोई अगर वेक्टर जो मिला दे, इन दोनों को यहाँ इसके टेल से और इसको जो अगर वेक्टर मिला दे, दिस विल बी योर रिजल्टेंट, है। अब तुम इसमें गौर करो कि इस a वेक्टर के पैरेलली मैं यहाँ पे एक वेक्टर बनाऊं, दिस वन इज a, और b वेक्टर के पैरेलली यहाँ पर मैं ये बनाऊं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो डियर आप पैरेललोग्राम से सॉल्व करें, कंपोनेंट से सॉल्व करें, या आप ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करें, तीनों ही चीज सेम रिजल्टेंट देती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लो। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर हमने जो रिजल्टेंट निकाला x प्लस बी एक्स आई कैप और ay प्लस बी वाई जे कैप, क्या हम अपने आंसर को यहाँ पर एज इट इज छोड़ सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, यस। क्यों सर, रीजन क्या है छोड़ने का? एक वेक्टर को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो मेथड है, या तो आप वेक्टर की मैग्नीट्यूड बता दें और साथ ही साथ उसका एंगल बता दें, तो आपकी ये वेक्टर की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो एक्स वाई के कंपोनेंट के फॉर्मेट में होती है। अब आप पूछोगे ये कैसे सर? अब देखो, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो ये तुम्हारा वेक्टर है a इज इक्वल टू ax i कैप और ay j कैप। तो इस कंपोनेंट मेथड से हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे सर? कैसे सर? हम इस तरीके से देखिए, आपका x इस साइड है ना, और आपका ay इस साइड, ठीक। अब इसकी हेल्प से आप पैरेललोग्राम जब बना लेंगे, ठीक, तो ये जो होगा बेटा x ये और ay आपका ये, तो आप जब मॉडुलस ऑफ a निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay
स्क्वायर, ठीक। और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी सर, अगर आप एंगल इसकी निकालें एक्स एक्सिस से तो सर ये एक्स वाई ए वाई बाई एक्स के फॉर्मेट में आंसर आएगा, ठीक। अगर आपको ये फॉर्मेट गिवन है सर जी, आपका ये वेक्टर एंगल ए है एक्स एक्सिस से और इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो आप इससे कंपोनेंट निकाल सकते हैं। दिस वन इज ए cos थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। समझ में आई बात डियर? तो इस तरीके से जो है दोनों फॉर्म जो है इंटर कन्वर्टेबल है। और जब भी समेशन का फॉर्मेट आता है एक से ज्यादा वेक्टर का, तो सीधे सबका एक्स कंपोनेंट निकालेंगे और सबका जो है वो हम वाई कंपोनेंट निकालेंगे, और हम क्या करेंगे सारे एक्स को एक साथ और सारे वाई को एक साथ। लेकिन डियर अभी जस्ट हमने एक चीज बहुत इंटरेस्टिंगली सीखा है, इसको रुक जाओ, एंगल वाले में कभी कभी प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लिया जाए एक वेक्टर इस तरीके से गिवन है, माइनस ऑफ ऐसे डायरेक्ट 4i कैप प्लस 3j कैप, तो यहां से आपका ये दोनों कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो आप इन दोनों को देख करके आप ये बता सकते हैं ना, अभी जस्ट हमने सीखा है कि सर दिस वन इज इधर और 3j ऊपर, तो आपका रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली अगर आपका वेक्टर ए जो है वो -4i कैप प्लस 3j कैप, तो इस कंडीशन में आपका वेक्टर कहाँ लाई करेगा, तो सर इधर होगा, क्योंकि ये आपका -x और ये आपका +y कॉम्पोनेंट। सिमिलरली अगर दोनों माइनस हो तब क्या होगा सर, दोनों ही कंडीशन में ये दोनों नीचे के साइड आएंगे। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं डियर, क्योंकि आपको tan थीटा निकालने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी जब आप इस रिप्रेजेंटेशन को सीख जाएंगे तब। उसकी वजह क्या है, जैसे मान लिया जाए मुझे tan थीटा निकालना है, आप tan थीटा कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ -4/3 यानी कि +4/3 आ जाएगा, ठीक। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि tan 4/3 की वैल्यू क्या होती है सर, तो 53 डिग्री होती है। लेकिन 53 डिग्री कहां से एंगल बन रहा है सर, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 53 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इस तरीके से जो है आप अगर साइन कंपोनेंट के साइन के करस्पॉन्डिंग अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना जानते हैं, तो आपसे जो है कभी भी एंगल में गलती नहीं होगी, ठीक है डियर। तो इस तरीके से लास्ट एक और बचता है ऑप्शन, यहां पर लिख लो कि जैसे मान लिया a इज इक्वल टू क्या होगा 4i कैप और -3j कैप, तो इसके लिए इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। दिस वन इज -3 और दिस वन इज +4j, ठीक है जी। तो ये आपका क्या है रिप्रेजेंटेशन होता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि मुझे एंगल निकालने में ना दिक्कत नहीं आए, ये चीजें बहुत आसान कर देता है, ठीक। तो इसको नोट डाउन करिए। अब गाइस जैसे मान लिया जाए आपका कंपोनेंट जो निकलता है किसी वेक्टर का वो हमेशा एक्स वाई में निकलना जरूरी नहीं है। मैंने आप उसको एक जनरलाइज फॉर्मेट में ले लें कि सर आप किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि उस दोनों के बीच में आपका जो है वो वेक्टर लाई करना चाहिए। जैसे ये आपका मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा, और आपका mg ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक। तो ये एंगल क्या हो जाएगी, देखिए 90 हो गया और ये आपका क्या हो गया डियर 90 माइनस थीटा। तो आप इस mg को दो परपेंडिकुलर लाइंस ये ऐसा इन दोनों के अलोंग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक। अब कंपोनेंट लेने का जो बेसिक वो जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है कि सर सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर जिस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट लेना है उस डायरेक्शन से आप क्या करेंगे एंगल मेजर कर लेंगे और फिर क्या करेंगे कॉस लगा देंगे। दिस वन इज योर कंपोनेंट, mg पैरेलल कंपोनेंट है दिस वन, ठीक। अगर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट डील नहीं कर रहे हैं तो आपको ये मेथड सबसे सुटेबल होगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा डियर mg cos ऑफ थीटा यानी कि साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली ये एंगल कितनी हो जाएगी थीटा, तो ये आपका mg परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा, ठीक है डियर। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखना है,
क्योंकि ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बहुत काम आता है। इंक्लाइन प्लेन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम वहां पर ब्रेक डायरेक्टली कर लेंगे, सर ये थीटा है, डायरेक्टली mg sin थीटा mg cos थीटा। अब जैसे एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, जैसे मान लिया जाए ये हमारा इंक्लाइन प्लेन पे क्या है, ब्लॉक रखा हुआ है, सेम ब्लॉक, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, सॉरी, m मास का। तो mg cos थीटा जब इसके इस साइड लगा, ऐसे नीचे के साइड, तो आपका ब्लॉक इस साइड नीचे मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक पर ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, है ना, दिस वन। अब नॉर्मल को मुझे ब्रेक करना है दो डायरेक्शन में, है ना, तो ये इस तरीके से मैं अपना x और y जो होता है वो मैंने ले लिया। तो ये एंगल अगर थीटा होती है डियर, तो देखो ये वाली एंगल कितनी होगी, 90, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाली एंगल जो हो जाएगी ये थीटा होगी, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल क्या हो जाता है, थीटा। तो n का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा n cos थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दिस इज n sin ऑफ थीटा। ठीक है सर। तो ये हम सर्कुलर मोशन में बैंकिंग के टाइम पे इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक। और पूरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम इसको, इन दोनों को, मतलब ये बैंकिंग में काम आता है और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जब मुझे मोशन डील करना होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो फोर्सेस की ब्रेकिंग करते हैं वो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन करते हैं। लेकिन बैंकिंग के केस में हमें अपने नॉर्मल को जो है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ब्रेक करना पड़ता है। तो इसलिए आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक, इसको नोट डाउन कर ले। ऐसे अगर आपको कोई भी एक जनरलाइज केस दे दे कंपोनेंट निकालने का, जैसे मान लो ये आपका कोई वेक्टर है ए, मेरा कोई वेक्टर है ऐसा बी, है ना, मुझे नहीं पता, तुमसे ये पूछ दिया कि सर बी का जो है ए के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, तो मैं तुमको एक ही लाइन बोलूंगा कि सर सबसे पहले जिस वेक्टर का कंपोनेंट लेना है उसका मैग्नीट्यूड लिखो, इस डायरेक्शन में घूम करके एंगल मेजर कर लो, लेट अस सपोज दिस वन इज गामा, एंगल लिख दो, कॉस लगा दो, ये आपका कंपोनेंट दे देगा, दिस इज योर कंपोनेंट ऑफ बी, वेक्टर बी अलोंग ए, ठीक। इस मेथड को याद रखेंगे इन जनरल के लिए। बाकी जो मैंने आपको एक्स वाई में बताया है कि बस प्रोजेक्शन लेते जाना है और प्लस और माइनस लगाते जाना है, कि अगर एक्स एक्सिस पे गया तो प्लस और माइनस पे गया तो माइनस, बस लेंथ निकालना है और प्लस माइनस साइन पुट करते जाना है, ठीक है सर, डन। इसको उतार लें गाइस। अगर 3 डायमेंशनल मोशन डील कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई वेक्टर है r, या हमारे पास मान लीजिए कोई वेक्टर है a जो स्पेस में है ना, स्पेस में है। तो स्पेस में किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका अगर xy प्लेन में है तो आपके वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे, अगर आपका वेक्टर स्पेस में होगा तो उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तीनों बताना पड़ेगा। जैसे आप अपने रूम के एक बॉटम कॉर्नर से अगर छत के किसी कॉर्नर पे अगर आपको पहुंचना है, अपोजिटली स्पेशली अपोजिट डायगोनल्स के कॉर्नर पे पहुंचना है, तो आपको 3 डायमेंशन में ट्रेवल करना पड़ेगा, पहले x, फिर y, फिर z। समझ में आई बात। तो तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए, तीनों जो है कंपोनेंट होगा एक वेक्टर का, x क्या होगा, y क्या होगा और z क्या होगा। तो इसका इन जनरल जो है एक वेक्टर का जो है 3 कंपोनेंट होता है, x i कैप, a y j कैप और a z k कैप। सब सिमिलर सिचुएशन होती है, उसमें जो आपका मॉडुलस था वो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर था, इसमें बस एक एडिशनल टर्म ऐड हो जाएगा, ठीक। मान लिया जाए इसमें आपका कोई वेक्टर है a जो x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, y एक्सिस से बीटा और z एक्सिस से गामा। तो इसका जो कंपोनेंट होगा x कंपोनेंट, दिस इज a cos ऑफ अल्फा, ay जो होगा a cos ऑफ बीटा और az जो है a cos ऑफ गामा, ठीक। समझ में आई बात।
तो इस तरीके से जो है ये आपके तीनों कंपोनेंट निकलते हैं। अल्फा क्या है एक्स एक्सिस से एंगल, बीटा क्या है वाई एक्सिस से, गामा क्या है जेड एक्सिस से। अब क्या है डियर कि अगर मुझे कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी हो कंपोनेंट के फॉर्मेट से तो ये हो जाता है ax डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर। कॉस बीटा जो होता है वो आपका ay डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर a, और कॉस गामा जो होता है वो आपका क्या होता है az डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक, और इन तीनों को हम कंबाइंडली कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ऑफ वेक्टर ए। ठीक, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है डियर। तो ये जो है 3 डायमेंशन की छोटी सी झलक थी, ठीक है। बाकी सारी चीजें एज इट इज सेम होती हैं। कंपोनेंट अब जैसे 3 है, जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे सर? अगर मान लीजिए आपके पास कोई बी आ गया है ना, जैसे बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, एज इट इज एकदम सिंपली ए प्लस बी करना है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी सर। एक्स वाले को एक्स साथ, वाई वाले को एक साथ, है ना, और जेड वाले को एक साथ, सब कुछ सेम है एज इट इज है। बस ये है कि इसमें सारे एंगल्स अल्फा बीटा और गामा जो है एक्सिस से ही मेजर्ड रहती हैं, ठीक है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, a force of 15 Newton, a force of 15 Newton, a force of magnitude 15 Newton, है ना, makes an angle 37 degree with negative x-axis in anti-clockwise direction. Find fx, find the components. fx is equal to कितना होगा सर? fy is equal to कितना होगा सर? आप अगर यहां से इसका कंपोनेंट ऐसे पोजीशन प्लॉट करें, आपको ये पता चलेगा कि fx का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब ये हुआ कि सर इस लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ fx विथ माइनस साइन। तो मैं क्या करूंगा सर, इस लेंथ को निकालने के लिए cos 37 की वैल्यू चेक करो, क्या आएगा? बेस बाय हाइपोटेनियस, जिसको अगर हमने b मान लिया, यह मॉडुलस ऑफ fx है, ये मॉडुलस ऑफ fx है, b डिवाइडेड बाय 15। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 15 cos ऑफ 37। ये ट्राइंगल जब भी 37 53 आएगा डियर, तो इसको याद कर लेना। दिस इज योर 37, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5। तो 15 cos 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ये आपको कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन। ठीक, लेकिन प्लस या माइनस, तो सर fx का डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव में। तो जो कंपोनेंट होता है क्या है? वो मॉडुलस ऑफ fx विथ माइनस साइन। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे अपन? माइनस ऑफ 12 न्यूटन। ऐसे भी मैंने शॉर्टकट क्या बताया है कि प्रोजेक्शन डालने के बाद ये चेक करेंगे कि ये लेंथ किस एक्सिस पे फॉल कर रही है। हमें ये चेक कर लेना है, हमें ये चेक करना है कि इसका प्रोजेक्शन कौन सी एक्सिस पे है। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो ये लेंथ निकालेंगे, डायरेक्टली माइनस कर देंगे। ठीक, सिमिलरली fy अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? देखो, अगर इसको मैं परपेंडिकुलर मान लूं तो देखो sin 37 कितना होगा डियर? sin 37 इज इक्वल टू ये आपका 90 माइनस 37, तो ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई 15। तो ये आपका f ऑफ y जो है आपका परपेंडिकुलर है ना। तो f ऑफ y इज इक्वल टू 15 इंटू साइन ऑफ 37। साइन 37 की वैल्यू क्या आएगी? 3/5। तो ये आपका 9 न्यूटन आएगा। अच्छा, अब ये प्लस होगा कि माइनस? सर देखिए, इसका कंपोनेंट जो है वो fy का डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो मॉडुलस आएगा, ये जो लेंथ आएगी वो एज इट इज रह जाएगी, इसके पहले माइनस नहीं लगेगा।
और वैसे भी मैंने आपको एक शॉर्टकट बता रखा है कि इसका प्रोजेक्शन जब इस पे लेंगे प्रोजेक्शन इस पे, यहाँ से जब ऐसे अपन लाइट ऐसे रखेंगे तो इसकी शैडो जो बनेगी वो इस पे बनेगी, और ये कौन सा एक्सिस है, प्लस वाई एक्सिस है, इसलिए यहाँ पर प्लस होगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है ना हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसको नोट कर लें। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, है ना। आपके पास कोई फोर्स है जो सेम लगा रहा हूं मैं, ये मान लो 20 न्यूटन है काइंड ऑफ, है ना, और ये यहां से 210 डिग्री एंगल बनाना है। आपको fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और fy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपका fx और fy की वैल्यू प्लस में आएगी, निगेटिव में आएगी, क्या होगा आप मुझे आंसर करके बताएंगे। ठीक, अब जैसे मान लो डियर कि मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू, है ना, -6i और +8j, ऐसा कुछ हो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक चीज याद रखो बेटा कि जब भी इस तरीके का फॉर्मेट गिवन है, आपको क्या गिवन है, दिस वन इज 8i +8j, इसको पहले -6 एक साथ रखो, इसको अंडर ब्रैकेट में, और ये 8j एज इट इज। तो ये आपका क्या है, x हो गया, और ये आपका क्या है, सॉरी दिस वन इज ay, तो ये आपका क्या है, ay। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है तो आप क्या करोगे, सीधे √-6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ये -6 का स्क्वायर क्या देगा, दिस वन इज 36, दिस वन इज 64, और ये आपका क्या हो जाएगा 100 का 10 बाहर आएगा। लेकिन इसकी एंगल मुझे अगर निकालनी हो तो मुझे इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। -6 मतलब इस साइड 6 यूनिट, +8 मतलब 8 यूनिट ऊपर की तरफ, और आपका रिजल्टेंट जो है इन दोनों के बीच से कहीं निकलेगा, है ना। अगर मुझे यहां से एंगल निकालनी है तो tan थीटा क्या करूंगा, ay/ax, है ना, इस तरीके से मॉडुलस क्यों ले रहा हूं सर, क्योंकि माइनस को मुझे वैनिश करना है। तो माइनस यहाँ पे क्या होगा, देखिए माइनस मॉडुलस लगा दिया तो प्लस भी बाहर आएगा, तो ये 8/-6 का अगर मैं बाहर लूंगा तो ये हो जाएगा 4/3, और 4/3 मतलब 53 डिग्री, और 53 डिग्री कहां से सर, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आई बात। सिमिलरली एक इसी तरह का एक और प्रॉब्लम, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 6 - 8j कर दूं, है ना ऐसा, या फिर इसको उल्टा कर दूं ऐसा 3 - 4j, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे मान लो ये वेक्टर a वंस अगेन ऐसा है, तो इसका ax क्या होगा, axi प्लस ay/j। आपका फॉर्मेट क्या है वेक्टर का, दिस वन है, तो आप इसी फॉर्मेट में सजाओ, तो 3i प्लस ऑफ -4j, है ना ये, तो दिस वन इज योर कॉम्पोनेंट 3 और -4। अब इसको क्या करोगे, मॉडुलस फॉर्मेट में जब लिखोगे डियर, तो ये आपका क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, अब ये आपको 5 दे देगा। ठीक, तो इस तरीके से कभी कभी बच्चे गलती ये कर देते हैं कि माइनस को बाहर लेकर के, माइनस अंडर रूट में माइनस बाहर लेकर के 4 का स्क्वायर करते हैं। ये बहुत ही कॉमन एरर है, अभी जस्ट मैंने टेस्ट लिया था अपनी कोचिंग में, बहुत सारे बच्चों ने इस पर गलती की थी, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देख लें नोटेशन में कैसे कर रहा हूं, आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बेटा axi प्लस ay/j, तो ax की जगह पे यहाँ -6, इसको अंडर ब्रैकेट में रख लें, और ay क्या है आपका 8, दिस वन इज योर आल्सो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली क्वांटिटी प्लस हो जाएगी। यहाँ पर माइनस था, लेकिन हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, प्लस वाला फॉर्मेट है, तो प्लस ऑफ -4j, तो ये आपका ax है, और ये आपका क्या है, ay है, ay की वैल्यू -4 है। तो आपका जो फॉर्मेट है, मतलब आपका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, अंडर रूट कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कॉम्पोनेंट ऑफ ay कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, दिस इज योर मॉडुलस, दिस इज ay। इस चीज में थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन। ठीक, जैसे सेम थिंग, जैसे आपका क्या है, ये आपका mg है, ऐसा काइंड ऑफ,
ये आपका, और मान लो 50 न्यूटन है, ये आपकी एंगल 30 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगी 90 माइनस 30। तो आपको इसके पैरेलल अगर वेट दिस इज योर वेट 50 न्यूटन, तो W पैरेलल निकालना है तो क्या करेंगे डियर, सबसे पहले मैग्नीट्यूड, एंगल देगा कितना है 90 माइनस 30, फिर मैंने क्या किया कॉस लगा दिया, दिस इज योर 50 साइन ऑफ 30। सिमिलरली मैंने W परपेंडिकुलर की जब बात की, क्या करेंगे अपन 50, ये वाली एंगल कितना हो जाएगा थीटा है, तो थीटा और कॉस ऑफ 30, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा 50 इंटू √3/2, ये हो जाएगा 25√3 न्यूटन, ये भी न्यूटन, ये 25 न्यूटन, ये आपका 25√3 न्यूटन। तो इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन पे जनरलाइज केस में बस ये है कि मैग्नीट्यूड लिखना है, एंगल मेजर करना है, कॉस लगाना है, सेट से आंसर निकाल लेना है, ठीक डन। तो इस तरीके से जो है हम ये करेंगे। कभी कभी जैसे मान लो इस तरीके का भी क्वेश्चन रहता है, जैसे मान लो वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर B इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप, ऐसे बोलेगा कि फाइंड 2a प्लस 3b, है ना, ऐसा काइंड ऑफ। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड जो है ना, ये इसके जो कंपोनेंट है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना हो जाएगा 2a वेक्टर कितना होगा 4i कैप प्लस 6j कैप, और b 3b कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 3j कैप, दोनों को जोड़ देना है ना, ये कितना हो जाएगा 7i कैप प्लस 3j कैप, दिस विल बी योर आंसर। तो कंपोनेंट में फिलहाल इतना ही, ठीक है भैया। अगर मेरी एफर्ट पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आधे से ज्यादा लोगों का कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। गाइस लास्ट में आखिरी में जाते जाते एक और क्वेश्चन, लास्ट बोल के मैं लास्ट कर रहा हूँ ना, इस बार लास्ट है। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है ना, एक्स और वाई एक्सिस, और कोई वेक्टर जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जैसे मान लो 10 न्यूटन है ना, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसकी एंगल एक्स एक्सिस से कितनी है डियर 0 डिग्री। तो इसका एक्स कंपोनेंट अगर मुझे निकालना होगा इस फोर्स का, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड, फिर उसके बाद इसकी एंगल, फिर मैं कॉस लगाऊंगा, कितना होगा डियर 10 cos 0 कितना होता है cos 0 1, ये हो जाएगा आपका 10 एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं इसकी एंगल y एक्सिस से देखूं तो ये कितना है आपका 90 डिग्री पे, तो f ऑफ y के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड लिखा, एंगल मेजर किया 90 डिग्री, cos लगाया cos 90, 10 cos 90 कितना होता है 10 into 1, सॉरी 0, ये हो जाएगा आपका 0। तो एक बात हमेशा याद रखना कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा कंपोनेंट जो है वो 0 होता है।